खोल से पाटिल सर आ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आप बड़ी इंटरनेट चूंकि कुछ दिक्कत कर रहा था, इसलिए सर बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं। सर, शरद पवार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके जो उन्होंने अभी प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को जो जिम्मेदारियां दी हैं, इसके सर राजनीतिक मायने अब क्या निकाले जाए, और साथ ही साथ जो अब अजीत पवार की स्थिति को लेकर के जो बात हो रही थी कि पहले चर्चा हुई कि वो भाजपा में जा रहे हैं, फिर हुआ कि वो नहीं जा रहे हैं, फिर शरद पवार खुद आगे आए, उनको साथ में रखा स्टेज से। जब वो रोजा इफ्तार की पार्टी हुई तो उनको साथ में लेकर के आए। इस तरीके की तमाम सारी चीजें बनाई गई, फिर कुछ चर्चा चली, फिर कुछ वो चर्चा खत्म हो गई, नई चर्चाएं। अब फाइनली ऐलान जो हुआ है वो बड़ा ऐलान है। इसके सर सियासी मायने क्या है, और अजीत पवार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? खुल से पाटिल सर। नहीं, ऐसा है कि शरद पवार जो सोचते हैं करते हैं इस हाथ का इसको हाथ को मालूम नहीं। लेकिन अभी जो भाई साहब बोल रहे थे कि उनकी भी सबके साथ जाने की इच्छा दिखती है। जो भी उन्होंने आज तक के खेल किए हैं वो आप छोड़ देंगे। वो राजनीति उनके उनके मन में जो था वो करते आए हैं। आज देश बहुत संकट में है और ये शिंदे सरकार जो आया उसमें उनका बहुत इंसल्ट हुआ है। क्योंकि पहली सरकार की स्थापना तो शरद पवार ने करी थी, महाविकास आघाड़ी बना के कांग्रेस शिवसेना को लेके बनाई थी। अभी जो आप ये टूट फूट की या शिंदे टूटने की फूटने की बात हो रही है, ये बिल्कुल हो नहीं सकता कि शिंदे के और कई एमएलए के पीछे ईडी है और ईडी से बाहर निकलने के लिए हिम्मत लगती है कि चलो भाई जो होगा होगा। यदि वो उनमें हिम्मत होती तो वो जाते ही नहीं। और उस फडनीस एक अलग किस्म के राजनीतिज्ञ है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दिखती है। जब वो सरकार नई सरकार उन्होंने कोशिश करी पहले, वो एक दिन की सरकार उनकी चली गई, तो तब से वो प्रतिज्ञा कर रहे थे कि मैं वापस आऊंगा। वापस आने के लिए उनकी मिसेस ही कहती है कि ये रात दिन बाहर जाते थे, भेष बदल के बाहर जाते थे और क्या क्या नहीं किया इन्होंने ये सरकार गिराने के लिए। और अल्टीमेटली उनका केंद्र में सरकार होने के कारण उनके पास वेपन थे, ईडी थी, आईटी थी, ये सब उसका इस्तेमाल करके ये सरकार लाई। अब ये सरकार लाने के बाद उनको मालूम हुआ कि शिंदे का घोड़ा कुछ काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, तो वो लाइबिलिटी बन गई है। और शिवसेना वो कितने भी कहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनका था, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा सब गलती हो गई लेकिन सरकार बचा। तो ये जो सरकार चल रही है, ये उसको सरकार नहीं कहते। जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ दिल्ली से चल रहा है और अमित शाह उसके क्या बोलते हैं वो डोर उनके हाथ में है। जब ये सरकार आई तो आने लगी तो उनके 100 से ज्यादा एमएलए थे, तो लगता था कि फडनीस सीएम बनेंगे। लेकिन फडनीस ने करना ही पड़ा उनको कि शिंदे सीएम बनेंगे। और फिर उनको डेप्यूटी सीएम बनाना तो फडनीस का भी तो अपमान था, डिग्रेडेशन थे। और जो उनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं वापस आऊंगा, तो वापस तो वहां नहीं आए वो, लेकिन नीचे के पायदान पर आए। तो किसी के खुशी से ये सरकार नहीं चल रही, ये उनकी मजबूरी हुई। यदि ये सरकार वो नहीं चला सकते तो और उनकी नामुश्की होगी। वो तलाश में है। अभी भी जो आपने बात करी अजीत पवार की करी, दूसरे भी कई मराठा लीडर्स है उनकी बात करी, तो इनके इनका गणित जम नहीं रहा है। और अपोजिशन में शरद पवार जी है, तो शरद पवार जी तो इनका खेल बिगाड़ने में तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, जो भी कर सकते हैं करेंगे। तो जो आपने सुबह मुझे बोला था और मैंने देखा सोचा कि ये सरकार चलानी और वो इलेक्शन तक चलाने की जिम्मेदारी मोदी शाह की है और फडनीस की है। तो मुझे लगता है वो चलाएंगे। उनका भी आज देश भर में जो उनका भी डंडोरा पिट रहा है ढिंडोरा, तो उनको नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि ये सरकार गिरेगी। और
मंत्री का आना जाना, अभी मंत्री को पावर से क्या है वहां, तो आना जाना चलता रहेगा, नए आएंगे पुराने जाएंगे। और कौन से बीजेपी शासित राज्य में किसी मंत्री को क्या पावर है, तो ऐसा चलेगा वो, सरकार नहीं जब जाएगी। वैसे पाटिल सर, एक सवाल जाते जाते, जो जो सर बात आरएसएस और मोदी की हो रही थी, अभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जैसा सोनामनी सर कह रहे थे कि एक जो नाराजगी हो रही है बात, आरएसएस भी अब उनसे नाराज चल रहा है। आरएसएस को लेकर के भी खबर आ रही है कि भाई वो खींचतान शुरू हो गई है, वो मोदी के विकल्प को तलाश कर रहे हैं। तो अगर मोदी का विकल्प जब आरएसएस तलाश करने लग रही है, तो फिर 2024 के चुनाव में भाजपा जीत के दावे कैसे कर रही है? अरे बेटा, आप आरएसएस की, मोदी की चिंता क्यों करते हो? आरएसएस और मोदी बिल्कुल घट्ट है। सर, इनकी मोदी चिंता के इसलिए कारण जरूरी कि आरएसएस का, इन्होंने लोगों को चिंता में डाल रखा है। सुनिए सुनिए ना, जी। मोदी के कार्यकाल में आरएसएस सबसे ऊंची जगह पर पहुंचा है आज देश में। इतना मजबूत संगठन उन्होंने किया है कि हम सबको उसकी चिंता है। मैं इतना ही कहने वाला था कि महाराष्ट्र की राजनीति है, वहां ही बॉम्ब स्फोट हुए, वही दंगे हुए, सब मुसलमानों की बस्ती में बॉम्ब स्फोट हुए। भीमा कोरेगांव हुआ, भीमा कोरेगांव के समय तो फडणवीस ही था होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और 100% झूठ झूठ केस बनाए। हम ये महाविकास आघाड़ी को बोल रहे थे कि उसका तुम पुनर्इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि उनका ही आईजी ने कमेटी स्थापन करी थी भीमा कोरेगांव के बारे में, और उनके आईजी ने रिपोर्ट दिया, उनके बीजेपी का अध्यक्ष कमेटी का अध्यक्ष था, और उन्होंने भीमा कोरेगांव के लिए जिम्मेदार ठहराया था संभाजी भिड़े और एक बोटे। लेकिन अभी ये सब देश के इंटेलेक्चुअल उसी बहाने आज देश के जेल में है, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और अमेरिका से झूठा रिपोर्ट भी आया कि ये झूठा एविडेंस है, कंप्यूटर में ये किया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अभी समझो कि बीजेपी खत्म हो गई है, अभी उनके कुछ चलेगा नहीं। लेकिन इसके लिए हम सब लोग को काम करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं। ये जो आपने बात करी कि अभी शरद पवार को ये देश के पैमाने पर सबको साथ लाना है, वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके इंटरनल पार्टी में हमें चर्चा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शरद पवार एकदम तगड़ा नेता करेगा उनके इंटरनल पार्टी का, कुछ जो नहीं। लेकिन देश के पैमाने पर भी आज उन्होंने सबको साथ लाने के लिए कोशिश करे है। तो हम सब आज पॉजिटिव इस पर समाप्त करेंगे, ये सब अच्छा होने वाला है। मोदी 2024 में जाने वाले हैं, और 2024 के बाद का जो सरकार आएगा उनको सिर्फ मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप ऐसा सरकार बनाइए कि जब सबको लगे कि ये मेरी सरकार है। नहीं तो जो 76 में हुआ, 1976 में हुआ, यदि उसका रिपीटेशन हुआ और मोदी बाद में आया तो सबकी गर्दन कट जाएगी। जय भारत।